नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यह मध्य प्रदेश के एमपी सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षा हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, E.H. कार ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। पुस्तकों के नाम दिए हैं तथा विद्वान E.H. कार की पुस्तक आपको बताना है। ऑप्शन ए में है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, बी में है 20 ईयर्स क्राइसिस, सी में है पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म तथा डी है द रियलिटीज़ ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। आपको E.H. कार की किताब बताना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, E.H. कार ने 20 ईयर क्राइसिस लिखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। आपको लेखक तथा पुस्तक दोनों दिए हैं, आपको युग्म को सुमेलित करना है। ऑप्शन ए में विलियम सी ओल्सन, जिनके साथ में द ग्रोथ ऑफ अ डिसिप्लिन है। ऑप्शन बी में G.F. केनन, अमेरिकन डिप्लोमेसी। ऑप्शन सी में है रसेल एच फीफील्ड, द इंट्रोडक्टरी कोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस तथा ऑप्शन डी है रॉबर्ट स्ट्रासहुप तथा स्टेफन पोसोनी, इनके साथ बुक है इंटरनेशनल रिलेशन अ जनरल थ्योरी। आपको बताना है कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही ढंग से सुमेलित नहीं है। यानी विलियम सी ओल्सन ने द ग्रोथ ऑफ अ डिसिप्लिन लिखी, G.F. केनन ने द अमेरिकन डिप्लोमेसी लिखी, रसेल एच फीफील्ड ने द इंट्रोडक्टरी कोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस लिखी तथा अंतिम ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज का अंग नहीं है। आपको बताना है। ऑप्शन ए में स्वामी, बी अमात्य, सी वर्ण व्यवस्था, डी दंड। इसका सही उत्तर दोस्तों आप सभी जानते होंगे, कौटिल्य के राज का अंग वर्ण व्यवस्था नहीं थी, अतः ऑप्शन सी सही होगा। आपको जानकारी है कौटिल्य के राज व्यवस्था के अंदर कौटिल्य ने साप्तांग सिद्धांत दिया था, जिसमें राज्य के 7 अंग बताए थे, जिसके अंतर्गत स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई। आपको दिया है, पहला स्टेगिरा, दूसरा स्पार्टा, तीसरा एथेंस, चौथा वेनिस। आपको इनमें से चयन करके बताना है कि प्लेटो ने जो परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया था, इन जगह में से किस स्थान के अनुभव से यह सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी और उसने सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए में पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में पहला और तीसरा, ऑप्शन सी में है केवल तीसरा तथा ऑप्शन डी में है केवल दूसरा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के तहत केवल दो में यानी स्पार्टा में जो अनुभव हुआ था उसके साथ ही प्लेटो ने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया, जिसके अंतर्गत परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत शामिल था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में स्कोलास्टिसिज्म का उद्देश्य था। तो आपको बताना है मध्यकाल के स्कोलास्टिसिज्म का उद्देश्य क्या था। पहला, आध्यात्मिक क्षेत्र पर राजनीतिक क्षेत्र में सर्वोच्चता स्थापित करना। दूसरा, राजनीतिक शासन व्यवस्था पर बौद्धिक स्वतंत्रता को स्वायत्तता स्थापित करना। तीसरा दिया है दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व। चौथा है चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धि संगत तत्वों को लाना। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, साथ ही कूट दिए हैं। कूट में पहला है, ए में है तीसरा और चौथा, बी में है पहला और चौथा, सी में है पहला और तीसरा तथा डी में है दूसरा और चौथा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसके अंतर्गत तीसरा और चौथा आएगा। यानी मध्यकाल के स्कोलास्टिसिज्म का उद्देश्य था दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व होना चाहिए और चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धि संगत तत्वों को लाना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और तर्क से संबंधित है। तो आपको अभिकथन दिया है, ए में शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। इसका तर्क दिया है, लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है,
क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित होती है। उपयुक्त जो कथन दिए हैं उसके साथ में संबंध बताएं हम। पहला है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी में ए सत्य है परंतु आर असत्य है तथा ऑप्शन डी में ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हैं तथा जो तर्क है अभिकथन की सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो कार्ल मार्क्स की रचनाएं दी हैं। पहला क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दूसरा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, तीसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और चौथा द होली फैमिली। ऑप्शन दिया है ए 4, 2, 3 और 1, बी 1, 3, 4 और 2, सी 2, 1, 4 और 3 तथा डी 4, 3, 2 और 1। आपको इसको सही कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले द होली फैमिली आएगा जो 1845 में आई थी। उसके बाद में जो आएगा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी आई थी 1847 में। उसके बाद में आएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में आई थी और उसके बाद में 1848 में आई थी और जो उसके बाद में अंतिम जो बुक लिखी थी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये 1859 में आई थी। इस आधार पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, समुदायवादी सिद्धांत बल देता है। तो समुदायवादी सिद्धांत किस पर बल देता है आपको बताना है। ए है अपरिहार्य आदर्श के रूप में समुदाय पर, बी है व्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता पर, सी है राज्य की सीमित भूमिका पर और डी है बाजार अर्थव्यवस्था का आंशिक विनिमय पर। तो आपको बताना है समवायवादी सिद्धांत किस पर बल देता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुदायवादी सिद्धांत अपरिहार्य आदर्श के रूप में समुदाय पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे। ठीक, यहाँ पे विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में है ग्रैनविल ऑस्टिन, बी है मॉरिस जोन्स, सी है वीपी मेनन तथा डी रिचर्ड सेसन। तो आपको बताना है किसने कहा था मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ग्रैनविल ऑस्टिन ने इन सभी को अल्पतंत्र के रूप में संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको असत्य कथन ढूंढ करके बताना है। पहला कथन है ए, सरकारों का वर्गीकरण शासन कार्य में शामिल लोगों की संख्या पर आधारित था। बी, इस आधार पर कि क्या शासक आम हित यानी यथार्थ रूप में अथवा अपने हित यानी विकृत रूप में शासन करते हैं। सी, वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालिक हित में शासन करती है। तथा डी, सरकार साझे हितों के वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होती है। तो आपको बताना है सरकारों के वर्गीकरण में कौन सा कथन गलत है। जो सही नहीं है वो कथन है ऑप्शन डी, सरकार साझे हितों के वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होती है। बाकी के अन्य सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है जो अभिकथन तथा तर्क से संबंधित है। अभिकथन दिया है, व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना था। तर्क दिया है, एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीतिक विज्ञान को कभी भी मूल्य विहीन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसका संबंध मानव से है जो मूल्यों से बंधे होते हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन ए में
ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी में ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी में ए और आर सत्य है परंतु आर ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तथा डी ऑप्शन में ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हैं परंतु जो तर्क है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डेविड ईस्टर ने निम्नलिखित में से किन्हें प्रणाली विश्लेषण यानी सिस्टम एनालिसिस को बौद्धिक आधारशिला के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन इसमें दिया है, पहला नियमितताएं, दूसरा सत्यापन, तीसरा तकनीकी, चौथा परिमाणन। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में पहला, ऑप्शन बी में पहला और दूसरा, ऑप्शन सी में और तीसरा, तथा ऑप्शन डी में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी। डेविड ईस्टर ने नियमितताएं, सत्यापन, तकनीकी और परिमाणन प्रणाली विश्लेषण को बौद्धिक आधारशिला के रूप में वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन है, किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हैं वो बताना है। पहला प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरा नए राष्ट्रों का उदय और चौथा मध्य पूर्व के राष्ट्रों का उदय। सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी में है पहला और चौथा, तथा ऑप्शन डी में है दूसरा और चौथा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तथा नए राष्ट्रों के उदय के पश्चात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। विद्वानों के नाम दिए, ए में प्लेटो, बी अरस्तु, सी लुसियन पाई, डी है G.A. आलमंड। दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ने सर्वप्रथम 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह के बारे में सही नहीं है। असत्य कथन आपको देखना है। तो सबसे पहले दिया है, पहला हित अभिव्यक्त करना, दूसरा राजनीतिक दलों का वित्त पोषण, तीसरा सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, तथा चौथा नीतियां लागू करना। कूट दिया है पहला और दूसरा, बी ऑप्शन में है दूसरा और तीसरा, सी में है केवल चौथा, तथा डी में है केवल तीसरा। आपको बताना है कि कौन दबाव समूह के बारे में सही नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केवल चौथा। केवल चौथा में नीतियां लागू करना को छोड़कर बाकी सभी, यानी हित अभिव्यक्त करना, राजनीतिक दलों का वित्त पोषण और सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, ये दबाव समूह में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लियोनार्ड विंडर आदि विचारकों द्वारा अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उल्लेखित किए गए संकट हैं। तो ये आपको संकट दिए हुए हैं। पहला पहचान का संकट, दूसरा समेकन का संकट, तीसरा वैधता का संकट, चौथा संसाधन जुटाने का संकट। आपको कूट दिए हैं, ए में है पहला, बी में है पहला और दूसरा, सी में है पहला, दूसरा और तीसरा, तथा डी में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपको संकट के बारे में बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। लियोनार्ड विंडर आदि विचारक ने अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जो संकट बताए हैं वो पहचान का संकट, समेकन का संकट, वैधता का संकट और संसाधन जुटाने के संकट सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक संचार सिद्धांत में लोड कैपेसिटी से संबंधित है। यहाँ पे पहला दिया है अनुक्रियाशीलता, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा पृष्ठभूमि संगीत और चौथा तोड़ मरोड़।
आपको कूट दिए हैं, पहला ऑप्शन ए में पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी में पहला दूसरा तीसरा तथा ऑप्शन डी में पहला दूसरा तीसरा और चौथा। आपको इसमें से चयन करना है संचार सिद्धांत में लोड कैपेसिटी किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी संचार सिद्धांत में लोड कैपेसिटी अनुक्रियाशीलता, विश्वस्तता, पृष्ठभूमि संगीत और तोड़ मरोड़ इन सभी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है। शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में काम नहीं करते हैं। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में हन्नान ऑरेंट, ऑप्शन बी में रॉबर्ट डहल, ऑप्शन सी में मैक्स वेबर और ऑप्शन डी में मॉर्गेनथाउ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ने कहा था शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं करते। दोस्तों रॉबर्ट डहल की एक प्रसिद्ध किताब है हु गवर्न्स। अगला क्वेश्चन है, FM मार्क्स द्वारा नौकरशाही के वर्गीकरण का सही क्रम क्या है। तो आपको मार्क्स के वर्गीकरण का सही क्रम बताना है। वर्गीकरण दिया है प्रतिभा, दूसरा अभिभावक, तीसरा संरक्षण, चौथा जाति। इसमें कूट दिया है, पहले में पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन बी में है दूसरा तीसरा चौथा पहला, ऑप्शन सी में है दूसरा चौथा तीसरा पहला तथा ऑप्शन डी में तीसरा चौथा पहला दूसरा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मार्क्स द्वारा नौकरशाही के वर्गीकरण के सही क्रम में सर्वप्रथम अभिभावक आएगा, फिर जाति, फिर संरक्षण और उसके बाद में प्रतिभा शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है। तो आपको अधिनियम दिए हैं, आपको बताना है जो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत नहीं आएंगे। ऑप्शन ए में सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, ऑप्शन बी में पुलिस बल अधिकारों का निर्बंधन अधिनियम, ऑप्शन सी में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम तथा ऑप्शन डी में है सैन्य अधिनियम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 34 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत अधिनियम सशस्त्र बल विशेष अधिकार को अधिनियम को पारित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया। यह कथन किसका है। विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर का, ऑप्शन बी में न्यायमूर्ति PN भगवती, ऑप्शन सी में उपेंद्र बख्शी और ऑप्शन डी में नानकी पालकीवाला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। यह कथन उपेंद्र बख्शी का है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथनिरपेक्ष, कम विधि अनुसरण करता, कम उदार हो गया है और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतंत्रीकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी हैं। यह कथन किसका है। दोस्तों उपरोक्त कथन बताना है। विद्वानों का नाम है। ऑप्शन ए में अतुल कोहली, बी में सुनील खिल्लानी, ऑप्शन सी में फरीद जकारिया और ऑप्शन डी में पॉल R ब्रास। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीद जकारिया। फरीद जकारिया ने कहा था, भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथनिरपेक्ष, कम विधि अनुसरण करता, कम उदार हो गया है और ये दोनों प्रवृत्तियां लोकतंत्रीकरण तथा अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो मामले दिए हुए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, बी है दिल्ली की घरेलू कामकाजी महिला मंच बनाम भारत संघ, सी ऑप्शन है ओल्गा टेलीज बनाम बम्बई नगर निगम तथा डी ऑप्शन है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे।
दोस्तों यह मामला 1997 में आया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई हैं? आपको दिया है ऑप्शन ए में 18, ऑप्शन बी में 30, ऑप्शन सी में 35 और ऑप्शन डी में 40। इसका उत्तर आप सभी जानते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। दोस्तों संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर 18 मदें रखी गई हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे स्थापित किया गया था। यह 1 जून 1993 से प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे कुछ आयोग के नाम दिए हैं, उन्हें व्यवस्थित करना है। पहला पुंछी आयोग, दूसरा आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव, तीसरा प्रशासनिक सुधार आयोग और चौथा राजमन्नार समिति। सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन ए में चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी में दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, ऑप्शन सी में पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा तथा ऑप्शन डी में तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके तहत सबसे पहले आएगा प्रशासनिक सुधार 3, 4, 2, 1, यानी सबसे पहले आएगा प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में आया था। फिर आएगा राजमन्नार समिति जो 1969 में आई थी। फिर आएगा आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव जो 1973 में आया था और अंत में आएगा पुंछी आयोग जो 2007 में आया था। अतः ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे? तो आपको ढूंढ के बताना है कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे। ऑप्शन हुकुम सिंह, सी बलिराम भगत और डी गोपाल स्वरूप पाठक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल स्वरूप पाठक लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, बाकी अन्य सभी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए में 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी में 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी में 5 वर्ष के लिए तथा ऑप्शन डी में 6 वर्ष के लिए। इसका उत्तर भी आप सभी जानते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 3 वर्ष के लिए। पहले ये 5 वर्ष तथा 65 वर्ष की उम्र तक के लिए था, लेकिन 2019 के संशोधन के पश्चात इनका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ई शासन का लक्ष्य सरकार तथा नागरिकों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया को बनाना है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। पहला है अधिक दोस्ताना बनाना, दूसरा सुविधाजनक, तीसरा पारदर्शी और चौथा किफ़ायती। आपको कूट दिए हैं, चुनना है। ऑप्शन ए में पहला और तीसरा, ऑप्शन बी में पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी में दूसरा, तीसरा और चौथा तथा ऑप्शन डी में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई शासन का लक्ष्य सरकार तथा नागरिकों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया में अधिक दोस्ताना, सुविधाजनक और पारदर्शी तथा किफ़ायती बनाना है। अतः ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, संगठन के सिद्धांत के विकास से निम्नांकित में से कौन संबंधित नहीं है? विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में हेनरी फयोल, ऑप्शन बी में एल.डी. वाइट, ऑप्शन सी में एल.एफ. उर्विक तथा ऑप्शन डी में लूथर गुलिक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एल.डी. वाइट। संगठन के सिद्धांत के विकास में हेनरी फयोल, एल.एफ. उर्विक तथा लूथर गुलिक शामिल है, जबकि एल.डी. वाइट शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 10 वर्ष तथा अमेरिकी कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का अध्यक्ष रहा है? 10 वर्षों तक कौन रहा है आपको बताना है। ऑप्शन ए में वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी में डी वाल्डो, ऑप्शन सी में फेडरिक्स और ऑप्शन डी में हर्बर्ट साइमन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है फेडरिक्स। फेडरिक 10 वर्षों तक अमेरिकन कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अध्यक्ष रहे। तो दोस्तों यह हमारी आज की प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। कल फिर ऐसे ही प्रश्नों के साथ में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।